चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक 5 kg का ब्लॉक जिसे हमने एक 10 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा गया है और यहां पर इन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक। और यहां पे म्यू का जो वैल्यू है वो 0.4 दिया हुआ है। और ये आप फ्रिक्शन में भी पढ़ चुके हैं चैप्टर में कि जब भी आपको सिर्फ म्यू का वैल्यू दिया हो ना, तो बाय डिफॉल्ट हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। और यहां पर 10 kg वाले ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस, नीचे वाला जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ है। स्मूथ मतलब यहां पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, मतलब सिर्फ इन दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन है, मतलब ये सरफेस रफ है। क्लियर? क्वेश्चन नोट डाउन करें और देखें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t equals to 0, फाइंड टिल टाइम t equals to 2 seconds, work done by friction on 5 kg block and work done by friction on 10 kg block। हमें यहां पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है, किस किस पर, एक 5 kg के ब्लॉक पर और एक 10 kg के ब्लॉक पर। तो देखिए पहले तो ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन हो गया। आपको याद होगा कि फ्रिक्शन चैप्टर में आपने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अब यहां पर ये जो सिचुएशन है ना, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है ये दोनों साथ में चले, मतलब साथ में चलने का मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही। और अगर ये दोनों साथ में चल रहे होंगे तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन याद करो उतना ही लगता था जितनी जरूरत होती थी। ये पहली पॉसिबिलिटी है, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों ब्लॉक साथ में ना चल रहे हों, और अगर साथ में नहीं चलेंगे तो फिर यहां स्लिपिंग होगी, और स्लिपिंग होगी तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो पहला क्वेश्चन तो हम यही हो गया कि हमें ये पता तो करना पड़ेगा कि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, उसी के बाद तो हम यहां पे वर्क की कैलकुलेशंस कर पाएंगे। क्योंकि वर्क की कैलकुलेशन करने के लिए हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, तो फिर हम वहां पर जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हुए आए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं कि इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है और यहां पे फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो बताएं अप्रोच क्या होता था। पहले हम क्या करते थे, एजम्पशन लेते थे। क्या करते थे एजम्पशन में, एज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ये एज्यूम किया है, पता नहीं है अभी, ये हमारा क्या है, एजम्पशन है। अब हम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 5 kg वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा एंड दिस इज व्हाट, फ्रिक्शन। और मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, a। तो बताएं आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी तरीके से अगर हम 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 10 kg वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखना। आगे की डायरेक्शन में 15 न्यूटन, ये फ्रिक्शन इस पे आगे लगा है तो यहां पे यही फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। अगर इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे है तो इस पर पीछे होगा। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं, क्योंकि नीचे वाली सरफेस क्या है, स्मूथ है। तो बताएं इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे। अभी हमने एजम्पशन लिया है कि दोनों साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन भी a होगा। तो अभी हम इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान से देखना। 15 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 इंटू a।
यहां से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐड करते हैं, देखते हैं यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ध्यान से देखना, इन इक्वेशंस को ऐड करने पर आपका एक्सेलरेशन आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है, अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है 5 न्यूटन। अब ध्यान से देखिएगा, अभी हमें पता नहीं है कि जो हमने एजम्पशन लिया था वो सही है या नहीं है। ये फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू है, मतलब मिनिमम 5 न्यूटन का फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा अगर इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलाना है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बात बताओ, यहां पे लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पे जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू होगी 50 न्यूटन, 5G मतलब। अगर तुम्हें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पता है तो ध्यान से सुनना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? याद करें, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। लेकिन यहां पे म्यू दिया हुआ है तो इसी को हम म्यू एस कंसिडर करेंगे। तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स, एंड नॉर्मल फोर्स इज व्हाट? 50, एंड दिस इज व्हाट? 20 न्यूटन। ये है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब हम ये बोल सकते हैं ये इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम औकात है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। हमें चाहिए कितना? 5 न्यूटन। हमारी रिक्वायरमेंट 5 न्यूटन की है और उसकी मैक्सिमम लिमिट है 20 न्यूटन। तो मुझे बस इतना बताओ कि जो हमने ये अजम्पशन लिया था वो सही है या गलत है? सही है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या आ रही है? कम आ रही है। इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे और फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 5 न्यूटन। और अगर साथ में चल रहे हैं तो स्लिपिंग नहीं हो रही, और अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक। कौन सा लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। यहां मैंने कुछ नया नहीं किया है, ये सब कुछ आप अपने प्रीवियस चैप्टर फ्रिक्शन में पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने 2 ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। मुझे यहां से समझ में आ चुका है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेंगे। मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे? कैसे? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से निकाल लेते हैं। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो क्यों है? क्योंकि यहां क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या लिखा है, ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर? हाफ एक्सेलरेशन, क्या आया आपका एक्सेलरेशन निकल के? एक्सेलरेशन आया 1 इंटू टी स्क्वायर, एंड टाइम इज व्हाट? 2। देखें, बताएं वैल्यू, क्विक जल्दी कैलकुलेट करें। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 2 मीटर। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक समझ आ गया होगा। अब आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपको फोर्स भी पता चल चुका है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। क्या आप वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे? तो जल्दी से बताएं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक क्या आ रहा है? क्या लिखेंगे? देखें ध्यान से, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg कैलकुलेट करना है। अगर आप 5 kg पे बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में कितना हुआ? 2 मीटर। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो बताएं ये वैल्यू क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू कॉस 0 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखना, यहां पे फ्रिक्शन का वर्क कितना आया? प्लस 10 जूल। देखो भाई, फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव हो सकता है। ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है जो हमारे दिमाग में रहता है जनरली, कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। ये गलत है भाई। जैसा कि अभी आपने देखा यहां पर 5 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन का वर्क कितना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। दिस इज 10 जूल। मतलब फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द 10 kg ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे? 10 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है,
डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो देखना वैल्यू क्या लिखेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू तो 5, डिस्प्लेसमेंट 2, लेकिन अभी एंगल 0 ना होकर के 180 डिग्री है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ आ रहा होगा। 180 डिग्री क्यों लिखा, ये क्लियर है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पीछे था और डिस्प्लेसमेंट आगे था। तो बताएं वैल्यू क्या आ रही है? -10 जूल। मतलब 10 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन का वर्क क्या है? नेगेटिव है। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन ने जितना पॉजिटिव वर्क ऊपर वाले ब्लॉक पे किया, एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव वर्क नीचे वाले ब्लॉक पर किया। जैसे ऊपर वाले ब्लॉक पर +10 जूल और नीचे वाले पर -10 जूल। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम, इस पूरे सिस्टम पर टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना है? तो आपका आंसर क्या आता? आप सिंपली इन दोनों वर्क डन को क्या करते? ऐड कर देते। अगर ऐड करते तो ये टर्म क्या आता? 0। अरे आता। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आगे जाकर के इसको मैथमेटिकली हम प्रूफ भी करेंगे। पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन, टोटल का मतलब क्या है, मैं बार बार यहां पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, टोटल। टोटल का मतलब है अगर इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और अगर मैं इस पूरे को अपना सिस्टम कंसिडर करूं, तो ये एक्शन और ये उसका रिएक्शन। तो इस पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 0 आता है। ये ऐसा नहीं है इसी केस में आ रहा है, हम आगे जाकर के एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और तब देखेंगे कि पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन का हमेशा 0 होगा। तो अगर मुझसे यहां पर एक और पार्ट पूछा जाता, सी पार्ट, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो मैं आंसर क्या देता? जल्दी से बताएं, सीधे मैं लिखने जा रहा हूं। मैं यहां पे सीधे बोलता कि वो क्या आएगा? 0 जूल। ये इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इस स्टेटमेंट को आप नोट डाउन भी कर लेना कि जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना, तो पूरे सिस्टम पे टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 होता है। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस केस में देखा था, जब हमने बात करी थी टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स का वर्क एक ब्लॉक पे पॉजिटिव था, दूसरे ब्लॉक पर नेगेटिव था, लेकिन जब मैंने पूरे सिस्टम पर टेंशन फोर्स का वर्क पूछा था, तो टेंशन फोर्स का नेट वर्क क्या आ रहा था? 0। सिमिलरली वैसा ही यहां हो रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क एक ब्लॉक पर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरे ब्लॉक पर नेगेटिव आ रहा है, और खास बात है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए समेशन करने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें कि टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज 0। क्लियर? याद रखिएगा इस बात को, हम आगे जाकर के प्रूफ भी करेंगे कि पूरे सिस्टम पर स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क हमेशा 0 होता है। क्लियर? ओके। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन वही सिमिलर है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, सारी कंडीशन एज इट इज सेम है, बस हमने यहां एक चेंज किया है। पहले हमने यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया था 10 kg ब्लॉक पर, वो कितना था? 15 न्यूटन। लेकिन अभी हमने जो फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो 15 की जगह 90 न्यूटन है। बस इतना चेंज है, और सब कुछ वही सारे पैरामीटर्स पूछे गए हैं जो आपसे प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो वही जनरल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या होता था? हम ये एजम्पशन लेते थे कि बोथ ऑफ द ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन, मतलब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, और उसके बाद फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू निकालते थे और फिर ये पता करते थे कि वो रिक्वायर्ड वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। जैसा आपने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि दोनों ही ब्लॉक साथ में चल रहे थे। जरा देखते हैं इस केस में क्या है। तो पहला स्टेप, एज्यूम both blocks
आर मूविंग टुगेदर। हमने ये एज्यूम किया कि दोनों ही ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो 5 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं जो इसे आगे ले जा सकता है। और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है, तो आप इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्लियर? सिमिलरली 10 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर हम बात करें तो 10 kg वाले ब्लॉक पर 90 आगे और ये फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो 10 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? आपको ये बात समझ आ रही होगी। अभी हमने ये एज्यूम किया है कि दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि 5 kg और 10 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो बताएं इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? 90 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 इंटू ए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जरा सॉल्व करके मुझे बताएं कि एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। आप सॉल्व कर सकते हैं, क्विक, जल्दी से बताएं। तो देखें ध्यान से, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? देखें, 5 इंटू 6 30 न्यूटन। मतलब अगर इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलना है तो कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट है बेटा, कितनी आ रही है? 30 न्यूटन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? म्यू एस इंटू एन, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाल चुके हैं। म्यू का वैल्यू 0.4 और इन दो सरफेसेस के बीच में लगने वाला जो नॉर्मल फोर्स है वो 50। तो बताओ यहां से वैल्यू कितनी आ रही थी? 0.4 इंटू 50, दिस इज 20। ये है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मुझे रिक्वायर्ड है वैल्यू कितनी? 30 न्यूटन। मतलब अगर फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात पे भी लगेगा तो इतना लग सकता है, और मुझे अगर इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलाना है तो मुझे जो फ्रिक्शन की रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए वो कितनी चाहिए? 30 न्यूटन। क्या यहां पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चल पाएंगे? जल्दी बताएं। नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरा अजम्पशन इनकरेक्ट है। और अगर अजम्पशन इनकरेक्ट है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे स्लिपिंग होगी, और अगर स्लिपिंग होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो जरा देखते हैं क्या करें। तो हम यहां पे बोल सकते हैं assumption is incorrect। हमारा assumption incorrect है। क्या था हमारा assumption? कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। अगर assumption incorrect है तो स्लिपिंग होगी, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन। लेकिन यहां म्यू दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को सेम ले लेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखें, मैं क्या करने जा रहा हूं। 5 kg वाले ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन, जो कि मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं यहां पर? 20 न्यूटन। 5 kg का ब्लॉक, बताएं एक्सेलरेशन कितना आएगा इस ब्लॉक का? अगर मैं इस एक्सेलरेशन को A1 बोलता हूं तो A1 का वैल्यू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो बताएं 20 डिवाइडेड बाय 5, ये वैल्यू क्या आ रही है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। सिमिलरली 10 kg वाले का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे हमने फोर्स लगाया 90 न्यूटन, इस पर फ्रिक्शन आगे 20 लग रहा था, तो यहां पर एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा। तो 90 आगे 20 पीछे, नेट फोर्स कितना हुआ? 90 माइनस 20 70 न्यूटन। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा? अगर इसका एक्सेलरेशन A2 है
तो यहां पर A2 का वैल्यू आया 90 माइनस 20 70 बाई 10 एंड दिस इज व्हाट 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देख भी पा रहे हैं अभी बोथ ऑफ द ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। ये अभी तक हमने जो कुछ भी किया है ना, ये कुछ नया नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर? फ्रिक्शन चैप्टर में। जब आपने वहां पे 2 ब्लॉक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था तो आप यही सेम अप्रोच लगाते थे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो मैकेनिक्स के पुराने कॉन्सेप्ट्स भी आपको आना जरूरी है, जो आप अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन आ चुका है। अगला स्टेप क्या है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। अभी यहां पे दोनों ही ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट भी तो अलग अलग आएगा ना। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं कि कितना आ रहा है। मैं यहां पे इसको रफ कर रहा हूं, ठीक। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं 5 kg वाले ब्लॉक की, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताएं कितना आएगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut वही सेम सिचुएशन, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो बताएं क्या लिखेंगे? हाफ a। 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप निकाल चुके हैं, कितना आया था? 4 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 2। क्लियर? तो बताएं वैल्यू क्या आ रही है? 8 मीटर। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 10 kg वाले ब्लॉक का। 10 kg वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? 4। अरे भाई नहीं, 4 नहीं है, 7 है। तो यहां पे गलती मत करिएगा, 7 इंटू टी का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 दिस इज व्हाट 14 मीटर। देख रहे हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। हमें कैलकुलेट क्या करना था? वर्क डन। मुझे लगता है बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट पता है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज पता है, क्या हम वर्क डन कैलकुलेट कर पाएंगे? तो जल्दी से बताएं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक क्या लिखेंगे? 5 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन भी आ गया है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है। वैल्यू क्या लिखेंगे? 20 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा कॉस 0 डिग्री, 20 इंटू 8 एंड दिस इज व्हाट 160 जूल। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 kg वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन आगे है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे ही है। एक बात बताओ मुझे, इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि स्लिपिंग हो रही है ना भाई, ये तो हम देख ही चुके हैं। तो आप ये देख रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क भी पॉजिटिव आ सकता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। मतलब हम ये देख चुके हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क किसी भी गिवन ब्लॉक पर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क भी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, बी पार्ट, ये था मेरा ए पार्ट, बी पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 10 kg। तो कुछ लोग यहां पे एक जनरल मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, वहां पे हमने देखा था कि इक्वल एंड अपोजिट आ रहे थे। तो लोग क्या करते हैं कि सर इसका 160 है तो डेफिनेटली माइनस 160 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देख ले आप खुद कैलकुलेट करके। पता है इस पर फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है? 20, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट 14 मीटर है ना, आगे की डायरेक्शन में आगे गए भाई। तो बताना वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखेंगे? 20 इंटू 14 इंटू कॉस थीटा, एंड थीटा इज 180 डिग्री। समझ आ रहा है? कॉस 180 की वैल्यू -1, 20 इंटू 40 280। पता है वैल्यू क्या आ रही है? देखें ध्यान से, -280 जूल। क्या बराबर आ रही है? क्या नहीं आ रही। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क 10 kg वाले ब्लॉक पर नेगेटिव और 5 kg वाले ब्लॉक पर पॉजिटिव हो रहा है। एक बात बताएं, अगर मैं आपसे यहां पर यह पूछता कि टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पर कितना हुआ? पूरा सिस्टम मतलब 5 kg प्लस 10 kg ब्लॉक,
इस पूरे सिस्टम पर, क्या आता वो? क्या सिंपल सी बात है, इन दोनों का आप समेशन कर देते, 160 प्लस माइनस ऑफ 280, तो वैल्यू क्या आती? देखें, इन दोनों को ऐड करके बताएं कितनी आ रही है वैल्यू, माइनस 120 जूल, मतलब नेगेटिव आ रही है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे सी पार्ट ये पूछा जाता, नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो आप यहां पर आंसर क्या लिखते? नेट वर्क डन का मतलब है इस पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क, तो वो वैल्यू आप क्या लिखते? जल्दी बताएं। प्लस 160 माइनस 280, और ये वैल्यू आती है आपकी यहां से माइनस 120 जूल। हमेशा याद रखिएगा, इसको एज ए स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव आता है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। ऊपर वाले ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क हुआ, नीचे वाले ब्लॉक पर नेगेटिव वर्क हुआ, लेकिन टोटल वर्क डन यहां पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? टोटल पूरे सिस्टम पर वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। इसे आगे जाकर के हम प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी याद रखना कि पूरे सिस्टम पर टोटल काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा, जो कि हम यहां देख चुके हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या आ रहा था? पूरे सिस्टम पर या दोनों ब्लॉक को मिलाकर के 0 आ रहा था, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क पूरे सिस्टम पर अभी 0 नहीं आ रहा है। क्लियर? और किसी भी एक गिवन ब्लॉक पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो डेफिनेटली स्लिपिंग होगी, तभी लगेगा। तो पूरे सिस्टम पर तो टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द होल सिस्टम will always be negative। क्लियर है? इसको एक मैं जनरल स्टेटमेंट से नोट भी करा देता हूं यहां पर, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। ये सारी चर्चा हम आगे जाकर के भी करेंगे, इसलिए याद रखिएगा इन चीजों को। टोटल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम, देखो भैया काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल रहा हूं और साथ ही साथ होल सिस्टम भी बोल रहा हूं, इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव। हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। इसी तरीके से दूसरा स्टेटमेंट जो नोट डाउन कर लीजिएगा, इधर बता चुका हूं थोड़ी देर पहले, टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन on the whole system is always, whole system, पूरे सिस्टम पे टोटल वर्क डन क्या है? 0। किसका? स्टैटिक का। क्लियर है? ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अभी तो हमने यहां पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखा ऐसा हमें, लेकिन आगे जाकर के इन रिजल्ट्स को हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। आपको यहां से फाइनली क्या समझ में आ चुका है कि किसी भी फ्रिक्शन फोर्स का वर्क किसी भी गिवन ब्लॉक पर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं पूरे सिस्टम की, तो पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क काइनेटिक फ्रिक्शन का हमेशा नेगेटिव आएगा, जैसा कि हमने यहां देखा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क हमेशा 0 आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट आपको याद रहेगा और ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके। हेलो। तो अभी तक हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना सीख चुके हैं और इस पे अभी हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। अब मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जरा उन बातों को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करता हूं तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क हम क्या लिखा करते थे? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? और एफ डॉट एस को ही मैं कैसे लिख देता था? एफ एस कॉस थीटा। अब देखिएगा खास बात, जैसे कि कोई एक बॉडी है जिस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ।
ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल है ना वो थीटा है। अगर मैं आपसे इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क पूछता तो आप इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क सिंपली एफ एस कॉस थीटा लिख देते, या एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जरा ध्यान से देखिएगा, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इस एस कॉस थीटा को एक साथ लिखना चाहूं तो ये एस कॉस थीटा है क्या? ये है डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करूंगा ना तो देखिएगा वो कंपोनेंट क्या आएगा। अगर ये एस है, ये एंगल थीटा है, तो जल्दी से बताएं वो कंपोनेंट क्या होगा, एस कॉस थीटा। तो बेसिकली एस कॉस थीटा इज व्हाट? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम यहां पर इसी बात को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी गिवन कांस्टेंट फोर्स का अगर वर्क कैलकुलेट करना है ना तो F मल्टीप्लाइड बाय S पैरेलल। S पैरेलल इज व्हाट? देखिएगा ध्यान से, S पैरेलल इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात। मतलब अगर किसी कांस्टेंट फोर्स का अगर हम वर्क फाइंड कर रहे हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, जो भी उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट का हम वो कंपोनेंट फाइंड करें जो किसके डायरेक्शन में हो, फोर्स के डायरेक्शन में है, और आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? चलिए एक और बात ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये जो कॉस थीटा वाला टर्म है इसको एस के साथ क्लब करने की बजाय फोर्स के साथ क्लब कर दूं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब मैं वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूं इस फोर्स का तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब ये एफ कॉस थीटा क्या है, इस बात को देखें। जैसे कि ये फोर्स इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ था, ये एंगल था थीटा। एक बात बताओ, एफ कॉस थीटा इज व्हाट? एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोर्स का वो कंपोनेंट बताएं जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, वो क्या होगा? तो यहां पर ये कंपोनेंट होगा आपका क्या, एफ कॉस थीटा। तो इस गिवन कांस्टेंट फोर्स के वर्क को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखें ध्यान से, एफ पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय एस। एफ पैरेलल इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय एस। बहुत आसान सी बात है, मैंने सिर्फ यहां पर आपको यह बताया कि किसी भी गिवन कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के ये दो मेथड हैं। आइदर या तो आप डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट फाइंड करें जो फोर्स के डायरेक्शन में है और उसे फोर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आप उस गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका है कि उस फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड करें जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और उसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आपको फोर्स मिल जाएगा। ये आपको दोनों ही मेथड्स आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आगे जाकर के हम ऐसी सिचुएशंस देखेंगे कि हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है फाइंड करना आसान होता है, और इन सम सिचुएशंस हमारे लिए फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वो फाइंड करना आसान रहेगा। तो क्लियर है? आज के बाद जब भी आपसे बोला जाए कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स बताओ, तो आप या तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं या इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि इनकी एप्लीकेशंस क्या है। हम तो ऑलरेडी कांस्टेंट फोर्स का वर्क सीख चुके हैं, तो फिर ये बातें बताई क्यों जा रही है?
यहां से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आएंगे जो अभी हम देखते हैं। क्लियर? चलिए अब कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन पर एक नया की पॉइंट और देखते हैं। देखिएगा ध्यान से। सपोज ये एक इनिशियल पॉइंट है जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मेरा फाइनल पॉइंट है जिसे मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, मैं एक पार्टिकल को पॉइंट 1 से, मतलब जो मेरा इनिशियल पोजीशन है, उससे फाइनल पोजीशन तक ले जाता हूं। तो यहां पर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हम पार्टिकल को अलग अलग पाथ से लेकर के जाते हैं। जैसे कि सपोज ये एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। ड्यूरिंग द मोशन उस गिवन पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा था, और ये फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और साथ ही साथ इस फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रहे। तो सपोज इसको मैंने पाथ 1 बोला, इसे पाथ 2 बोला और इसे पाथ 3 बोला। अब मैं अगर आपसे यह सवाल पूछूं कि मुझे यह बताओ कि इस कांस्टेंट फोर्स का वर्क इन 3 डिफरेंट पाथ्स में कितना हुआ, तो आपका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? हम एक पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेकर के गए हैं, जो कि हम अलग अलग 3 डिफरेंट पाथ से लेकर के गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ड्यूरिंग द मोशन उस पार्टिकल पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू F0 है। हम यहां पर इस गिवन फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो बताएं वो वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहां पर इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी मान लेते हैं यहां पे आपको d दी हुई है, तो आप क्या लिखेंगे? तो अभी आप देख चुके हैं कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली एक्सप्रेशन क्या लिखा करते थे? जल्दी से बताएं। एक्सप्रेशन होता था F इंटू एस पैरेलल, जिसमें एस पैरेलल क्या था? जल्दी से बताएं क्या था ये एस पैरेलल? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, जब हम पॉइंट आई से पॉइंट एफ तक गए, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जब हम पहुंचे, तो मैं चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है? सेम है। मतलब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि फोर्स के डायरेक्शन में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आइदर पाथ 1 को फॉलो करूं, या फिर पाथ 2 को फॉलो करूं, या फिर पाथ 3 को फॉलो करूं, हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो d है ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट d है तो गारंटी है इस बात की, क्या, कि अगर इस पाथ पे वर्क डन इस फोर्स का W1 है, इस पाथ पे W2 है और इस पाथ पर W3 है, तो W1 का वैल्यू W2 के बराबर होगा और वो वैल्यू किसके बराबर होगा? W3 के बराबर होगा। और ये वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होगा? F की वैल्यू क्या है? F0 इंटू एस पैरेलल। तो एक बात बताएं, एस पैरेलल की वैल्यू यहां पे आप क्या लिखेंगे? दिस इज व्हाट? D। यही तो है डिस्प्लेसमेंट। किसके डायरेक्शन में? फोर्स के डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूं F0 इंटू D। तो यहां से आपने देखा कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है या नहीं? पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ड्यूरिंग द मोशन हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कनेक्टिंग द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स doesn't depend
ऑन द पाथ। क्लियर है? किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है वो पाथ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट आएगा। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी भी पाथ से चले जाएं, अगर ये फोर्स F0 हमेशा कांस्टेंट रहा तो इसकी वैल्यू, वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? F0 इंटू डी आएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। इस पॉइंट को हम आगे जाकर के फिर से यूज करेंगे कि एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम एक और इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड F0 है और ये फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, और ये फोर्स क्या है? कांस्टेंट। मैं यहां पर दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, एक लाइन A और एक लाइन B। लाइन A और B के बीच का जो ये सेपरेशन है ये आपको D दिया हुआ है, ठीक है। ये जो दो लाइन ड्रॉ की गई है ना, ये दोनों ही लाइंस यहां पर इस गिवन फोर्स के परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही लाइंस इस फोर्स के क्या है? परपेंडिकुलर। A और B दोनों लाइन पैरेलल हैं, लेकिन इस गिवन फोर्स के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? ठीक। और इन दो लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या है? D। अब सपोज मैं इस लाइन पर कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूं और वहां से मैं लाइन B पर इस पॉइंट तक गया। मेरा यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मैं इस पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली इस पॉइंट पर पहुंच गया तो इस गिवन फोर्स का वर्क कितना हुआ। ऑब्जेक्टिव समझ आया? ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा हूं तो मुझे इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है। एक बात बताएं मुझे, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? दिया हुआ है, बिल्कुल। और ये हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क किस तरीके से लिखा करते थे, जल्दी से बताएं। F इंटू एस पैरेलल। ये एस पैरेलल क्या था? डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है। अगर आप यहां से यहां पहुंचे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हम सिंपली जानते हैं, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दें तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए या फिर डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है? क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है। तो मैं जानता हूं ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, जिसे मैं एस वेक्टर लिख सकता हूं, लेकिन एस का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में वो तो यही होगा, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ये दूरी मुझे दी हुई है, कितनी है ये? डी। तो मैं कह सकता हूं अगर इस पाथ पर इस फोर्स का वर्क डन W1 हुआ तो W1 की वैल्यू क्या आएगी? F0 मल्टीप्लाइड बाई डी। नहीं आया? मैं यहां पे आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। मैं लाइन A से कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लूं और वहां से लाइन B पे किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाऊं, मेरे वर्क की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। इंटरेस्टिंग बात है, जरा ध्यान से देखना। सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट कंसिडर किया और इस पॉइंट से मैं इस तरीके से घूमते हुए यहां तक पहुंचा और इस पाथ में इस फोर्स का वर्क डन अगर W2 हुआ तो क्या होगी वैल्यू W2 की? क्या मुझे पाथ से कोई मतलब है? नहीं। क्या मुझे इस बात से कोई मतलब है कि पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? बिल्कुल नहीं। मुझे किस बात से मतलब है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है। तो वो आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन से अगर इस लाइन तक आप पहुंचे हैं तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है वो तो हमेशा ही डी है ना भाई। तो इस पाथ में अगर वर्क डन W2 हुआ तो क्या मैं W2 की वैल्यू भी F0 इंटू डी लिख सकता हूं? बिल्कुल।
तो यहां से मुझे क्या बात समझ आ रही है कि इवन इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स इन दोनों पाथ में अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वर्क सेम हो रहा है, क्योंकि वर्क को सिर्फ किससे मतलब है? वर्क को मतलब है डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लूं और वहां से मैं कैसे भी चलते हुए अगर इस पॉइंट पर पहुंच जाऊं जो कि लाइन बी पर लाई कर रहा है, मैंने क्या बोला ध्यान से देखना। सपोज मैं एक और पाथ बनाता हूं और वो पाथ कुछ इस तरीके से बनाया, फाइनली मैं इधर पहुंच गया। काफी कॉम्प्लिकेटेड सा पाथ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से फाइनली इधर पहुंच गया। इस तरीके से घूमते हुए मैं फाइनली यहां पहुंच गया। शर्त क्या है? मेरा इनिशियल पोजीशन लाइन ए पर हो और फाइनल पोजीशन लाइन बी पर हो। तो वर्क डन बताओ क्या लिखोगे? क्या इस पाथ में अगर वर्क डन W3 हुआ तो क्या मैं W3 की वैल्यू भी F0 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यही सेम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में, वो क्या है? अभी भी D है ना भाई, तो वो भी यही होगा। तो यहां से आपको देख करके समझ में आया कि W1, W2, W3 की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो मैं अपने स्टेटमेंट को इस तरीके से मॉडिफाई भी कर सकता हूं कि अगर मैं किसी भी गिवन कांस्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर दो लाइंस ड्रॉ करूं, जैसा कि मैंने यहां पे एक लाइन ए और एक लाइन बी को ड्रॉ किया, और मैं इस लाइन ए से लाइन बी पर कैसे भी चल करके आऊं, चाहे मैं कोई भी पाथ फॉलो करूं, अगर मैं लाइन ए से लाइन बी तक पहुंच रहा हूं तो गारंटी है इस बात की कि इस गिवन फोर्स का वर्क हमेशा सेम आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स इनटू द सेपरेशन बिटवीन दीज टू लाइंस। ये बहुत बढ़िया बात है। आज के बाद किसी भी कांस्टेंट फोर्स का जब भी वर्क कैलकुलेट करना हो ना, तो मुझे पाथ को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज के बाद क्या करूंगा? मैं इनिशियल पोजीशन देखूंगा और फाइनल पोजीशन देखूंगा, और इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर मैं दो लाइन ड्रॉ कर दूंगा। शर्त यह है कि वो दोनों लाइन उस गिवन फोर्स के परपेंडिकुलर हों। मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा ध्यान से देखना। जैसे कि सपोज मैं पहले इस पॉइंट पे था, ये है मेरा इनिशियल, और फाइनली मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये है मेरा फाइनल पॉइंट। ठीक, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, और एक फोर्स है, वो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखना ध्यान से, मैंने बोला वो फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये कांस्टेंट है। अब मुझे इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा? देखिएगा ध्यान से। ये फोर्स, सबसे पहले मैं उस इनिशियल पोजीशन पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो और इनिशियल पोजीशन से पास करे, लाइक दिस। क्लियर? यह है मेरी फाइनल पोजीशन। मैं यहां पर फिर से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि इस फोर्स के परपेंडिकुलर और यहां से पास करे, दिस वन। मैं बोल सकता हूं ये लाइन ए, ये लाइन बी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्योंकि दोनों ही लाइंस इस फोर्स के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। और फिर मैं इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। सपोज ये डिस्टेंस आया d और F0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मुझे वर्क मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा, आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचे, क्या यहां पे वर्क कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें ये जानने की जरूरत है क्या कि पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक किस पाथ को फॉलो करते हुए गया है? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स का वर्क पाथ पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो किसके डायरेक्शन में है? फोर्स के डायरेक्शन में। और वो हमें निकालना आता है। अगर मुझे इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हमेशा क्या करो? एक लाइन ड्रॉ करो उस इनिशियल पोजीशन से जो कि उस गिवन फोर्स के परपेंडिकुलर हो।
जैसे कि यहां पर एक लाइन ये ड्रॉ किया जिसको मैंने ए बोला, दूसरा लाइन ये ड्रॉ किया जिसको मैंने बी बोला, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का सेपरेशन फाइंड करो, जो कि अगर डी है तो गारंटी है इस गिवन फोर्स का वर्क अगर आप इस इनिशियल पोजीशन से जिसको मैं आई बोलूं और इस फाइनल पोजीशन को जिसको मैं एफ बोल रहा हूं उसमें वर्क डन कितना लिखोगे, एफ नॉट इंटू डी। क्लियर? ओके।